In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 3 कॉलम कैश बुक बनाना सीखने जा रहे हैं, या ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं ये सीखने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई आपके पास कुछ नज़र आ रही हैं। इन ट्रांजैक्शंस की मदद से हम अपनी 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जाने से पहले अगर आप याद करें तो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम दोनों साइड पे बनाया था, डबल कॉलम के अंदर कैश और बैंक का कॉलम बनाया था, और ट्रिपल कॉलम के अंदर हम साथ में डिस्काउंट का भी ऐड कर लेंगे, यानी डिस्काउंट, कैश और बैंक का। अच्छा, एक बात और याद रखें, ऐसा मुमकिन है कि डबल कॉलम कैश बुक ऐसी बनानी पड़ जाए हमें जिसमें कैश और डिस्काउंट के लिए हम बना रहे हों, यानी हमें कहा जाए कि आप कैश और डिस्काउंट को यूज़ करते हुए डबल कॉलम कैश बुक बनाएं। तो ऐसा मुमकिन है कि अगर हमें ट्रांजैक्शंस दी गई हों और हम उसमें से सिर्फ अपनी कैश के ज़रिए होने वाली ट्रांजैक्शंस को उसमें फीड करना हो, उसमें फिर हम बैंक वाले ट्रांजैक्शंस को एंटर नहीं करेंगे, और जहाँ डिस्काउंट कैश वाली ट्रांजैक्शन में दिया गया होगा तब डिस्काउंट भी दर्ज हो जाएगा। ऐसा इसके उलट एक और भी केस आ सकता है कि बैंक और डिस्काउंट का आप हमें बता दिया जाए कि आप इनके 2 कॉलम यूज़ करते हुए डबल कॉलम कैश बुक बनाएं। तो इसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है, हम थ्रू कैश होने वाली ट्रांजैक्शंस को नज़रअंदाज कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और बैंक और डिस्काउंट या सिर्फ बैंक वाली या बैंक और डिस्काउंट वाली ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उसमें दर्ज कर देंगे। तो हमारी डबल कॉलम कैश बुक बैंक और डिस्काउंट कॉलम के साथ भी तैयार हो सकती है। 3 कॉलम कैश बुक की तरफ मूव करते हैं। ये मिस्टर अहमद का कोई बिज़नेस है, उसमें हमें ये ट्रांजैक्शन दी गई हैं, इनको हमने दर्ज करना है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अहमद, ये इसका फॉर्मेट हम बना रहे हैं। थ्री कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हैं। थ्री कॉलम कैश बुक, और ये हम बना रहे हैं फेब के लिए, फॉर द मंथ एंडेड फेब 2023। फॉर्मेट अगर हम देखें इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। पहला हमारा जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर्स का होता है, तीसरा वाउचर नंबर का होता है, चौथा ये थोड़ा सा छोटा बनाते हैं क्योंकि आगे हमने 3 कॉलम अमाउंट्स वाले यूज़ करने हैं, ये खाली रहता है इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। इसके साथ हमारे पास जर्नल फोलियो होता है, ये भी आमतौर पे खाली रहता है क्वेश्चन में। अब हमारे पास इधर जो डेबिट साइड पे एंट्रीज याद करें जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखी हैं कि डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट होता है, तो इस साइड पे डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा। फिर कैश और फिर बैंक, ये हमारी डेबिट साइड। इसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट साइड, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर जर्नल फोलियो। जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, खाली डिस्काउंट भी दोनों तरफ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कैश और फिर बैंक। 3 कॉलम ये डिस्काउंट, कैश और बैंक, और 3 कॉलम इधर डिस्काउंट, कैश और बैंक। ये हमारा फॉर्मेट है, इस पे हम इन ट्रांजैक्शंस को एंटर करेंगे। तो आइए चलते हैं कैसे इनको दर्ज करते हैं। जी, तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास फेब 1, बैलेंस ऑफ कैश बुक 400,
हमने ये पढ़ा हुआ है कि कैश का बैलेंस नॉर्मल ही होता है और ये डेबिट बैलेंस होता है, इसे हमने डेबिट साइड पे दर्ज करना होता है। हम डेबिट साइड पर 2023 Feb 1 हम लिखते होते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमने सीखा हुआ है कि क्यों ब्रॉट डाउन कहते हैं। ये कैश के कॉलम में हम 400 लिख देंगे। बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट बैंक का बैलेंस है। तो हमने ये सीखा था डबल कॉलम कैश बुक बनाते हुए कि अगर बैंक का बैलेंस नॉर्मल हो तो वो डेबिट होता है, अगर ओवरड्राफ्ट हो तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने इसे क्रेडिट साइड पे दर्ज करना है। 2023 Feb 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैंक का बैलेंस है 1000, यहाँ लिख देंगे। बैलेंसेस हमने दर्ज कर लिए। रिसीव्ड, रिसीव कर रहे हैं और कैश सेल्स हैं। एक और बात कि हमने यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिखे थे। जो डेबिट साइड पे हम लिखते होते हैं वो हम रिसीट्स लिखते होते हैं, और जो क्रेडिट साइड है इस पे हम लोग पेमेंट्स लिखते होते हैं। तो ये रिसीव हो रहा है कैश, तो इसको किधर लेके जाएंगे? डेबिट साइड पे। ये कैश है और ये सेल्स हैं, तो हम इसको डेबिट साइड पे दर्ज करेंगे। Feb 2 लिखेंगे 2 सेल्स अकाउंट, और ये पैसे आ रहे हैं कैश है तो कैश में 600 आ जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद रिसीव कर रहे हैं, अब चेक रिसीव हो रहा है और कितने का है? 150 का है। किस से रिसीव हो रहा है? बशीर से रिसीव हो रहा है, और उसको हमने अलाउ कर दिया डिस्काउंट 10 रुपीज़ का। जब हमें चेक रिसीव होता है तो हम लोग ये चेक करते होते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के बाकी हिस्से के अंदर इसके बैंक में डिपॉजिट करवाने के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है या नहीं है। हम चेक कर लेते हैं। ये अली का अकाउंट है, ये यूसुफ का अकाउंट है, और ये दिया हुआ है चेक, ये 300 वाला चेक है, लेकिन ये तो 150 वाला ये नहीं है। वेजेस हैं, ये पर्सनल यूज़ के पैसे निकलवाए जा रहे हैं, ये बैंक से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं बताया गया। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि ये चेक कब डिपॉजिट हुआ है, तो हम क्या करते होते थे? हम सेम डे में उसको बैंक में डिपॉजिट एज्यूम करते होते हैं। ये अंडरस्टूड बात है। तो 3 तारीख को हमने चेक जो है ना वो बैंक में डिपॉजिट करवा देना। ये वसूल किससे हुआ है? मिस्टर बशीर से वसूल हुआ है, और इसको हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो 3 तारीख को तो मिस्टर बशीर डिस्काउंट इसको दिया जा रहा है 10, और चेक के जरिए पैसे मिले हैं 150। यहाँ नहीं आएंगे कैश में, बैंक में आएंगे। इस बात की समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। 5 तारीख को मिस्टर अली सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 150, सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 180, सॉरी 150 नहीं 180। ये बात याद रखनी है, ये बड़ी अहम बात है। इस यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 30 वाज अलाउड, सेटल्ड हिज अकाउंट। अब हम क्या करते हैं जल्दी में करते हुए, मिस्टर अली का नाम लिख के उससे 180 रुपये हमने लेने थे, हम 180 रुपये कैश में लिख देते हैं और डिस्काउंट में 30 रुपये लिख देते होते हैं। लेकिन देखें, बताया गया कि अली का टोटल अकाउंट 180 का था, उसने वो क्लियर कर दिया, जितने पैसे उसकी तरफ थे हमने उसने सारे दे दिए, लेकिन हमने उसको 30 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिए। अब एक शख्स के ज़िम्मे 180 रुपये हों, उसे हमने 30 रुपये डिस्काउंट दे दिया हो, तो एक्चुअली उसने हमें कैश कितना दिया है? 180 में से वो डिस्काउंट निकाल दें 30 का, तो 150, 150 वो हमें पे कर रहा है, 30 डिस्काउंट हमने दिया है। इस तरह उसका 180 का जो टोटल अकाउंट था वो सेटल्ड हो जाएगा। तो 5 तारीख को ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा जो भी बात हमने की है। 5 तारीख को मिस्टर अली से पैसे मिले हमें, डिस्काउंट हमने दिया है 30 रुपये का, कैश उससे मिला है फिर 150। अब 150 का जिक्र इधर कहीं भी नहीं था, लेकिन हमने 150 लिखा है। क्यों? टोटल अकाउंट 180 का था, 30 का डिस्काउंट दे दिया, तो टोटल ये कितना बनता? फिर 180 बनता।
10 तारीख को पेड टू मिस्टर यूसुफ को पेमेंट की जा रही है 125 की, और पेमेंट किसकी मद में की जा रही है? कैश की मद में नहीं की जा रही, चेक के ज़रिए की जा रही है, और डिस्काउंट लिया जा रहा है 5 रुपये का। तो यहाँ पर हम पेमेंट साइड पे दर्ज करेंगे इसको, फेब 10 बाय मिस्टर यूसुफ अकाउंट, 5 रुपये डिस्काउंट और 125 का चेक। तो टोटल उसको हमने 130 देने थे। 17 को पेड चेक इनटू बैंक रिसीव्ड अर्लियर 300। अब यहाँ क्वेश्चन में तो कोई कहीं भी नहीं बताया होगा कि चेक कोई 300 का मिला है या नहीं मिला। अब ये एक नई सूरत हाल पैदा होगी। याद करें थोड़ा सा पहले, जब हमने पिछले डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी थी, तब हमने ये सीखा था कि अगर ये बताया जाए कि किसी से चेक वसूल हुआ है हमें या वसूल हुआ है, लेकिन हमने बैंक में जमा नहीं करवाया, तो हम उसको फ़ौरन दर्ज नहीं करते थे, बल्कि हम देखते थे कि वो कब दोबारा दर्ज हो रहा है। अगर तो दोबारा उसी डेट के अंदर कहीं पे पूरे क्वेश्चन में कहीं 5वें 6ठे 7वें नंबर पे दिया होता था, तो हम जब डिपॉजिट करवाते थे सिर्फ उस वक्त की एक एंट्री कर लेते थे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन इसके हल करने का ये तो एक आसान रास्ता था जो आपको बताया था कि आप जब रिसीव हुआ तब छोड़ दें और जब डिपॉजिट हुआ तब डायरेक्ट बैंक में लिख दें। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिसीव्ड के बारे में कोई मालूमात नहीं है कि ये वसूल कब हुआ है, ये बताया गया कि जो पहले कहीं वसूल हुआ था वो अब जमा करवा दिया गया, तो अब ऐसी सूरत हाल में हम ये अज्यूम करते हैं कि जब ये चेक वसूल हुआ था तो तब इसको टेम्परेरी तौर पर हमने कैश के कॉलम में दर्ज किया था। ये बात याद कीजिएगा, इसको स्टार भी लगा लें। ऐसा केस जिसमें एक चेक बैंक में जमा करवाया जा रहा है, लेकिन वो चेक हमें नहीं पता कि कब मौसूल हुआ है हमें, तो इसका मतलब है कि वो पिछले महीने का कहीं का है। तो वो पिछले महीने हमने आर्जी तौर पर किस कॉलम में दर्ज किया हुआ था? कैश के कॉलम में दर्ज किया हुआ था। आप समझे कि हमारा वो कैश था। ये अब हम चेक नहीं बैंक में भेज रहे, हम वो कैश एक किस्म का बैंक में भेज रहे हैं, यानी कैश से निकालेंगे अब उसको जो हमने कैश में जमा करवाया हुआ था और बैंक में ऐड कर देंगे, तो ये तो एक कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, ये बात याद रखिएगा। हमने इसको दोनों साइड पे दर्ज करना है। 17 तारीख कैश से निकालेंगे, बैंक में डालेंगे, बैंक डेबिट हो जाएगा हमारा 300 से टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर हम लोग इसको सी लिख लेंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री हम बना रहे हैं, और यहाँ बाय बैंक अकाउंट कैश से ये 300 निकाल देंगे, और यहाँ हम लिख देंगे कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। इसके बाद 18 तारीख को वेजिस पे की जा रही है और कैश के जरिए पेमेंट हो रही है 110। 18 को वेजिस अकाउंट और 110 है ये, यहाँ पे कैश से पेमेंट हो रही है। 25 तारीख को ड्रॉ किया जा रहा है। क्या ड्रॉ किया जा रहा है? कैश। और किस मकसद के लिए ड्रॉ किया जा रहा है? पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें निकाली जाती हैं घर के इस्तेमाल के लिए, वो ड्राइंग्स बनती हैं। तो ये पेमेंट साइड पे हम लोग ड्राइंग्स में लिखेंगे अब बैंक से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि जो नकद पैसे पड़े हुए वहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो ये 10 रुपये यहाँ से निकल गए। इसके बाद 30 तारीख को ड्रॉ किया जा रहा है। कहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है? बैंक से ड्रॉ किया जा रहा है। क्या ये ज़ाती मकसद के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए? नो, ये किस मकसद के लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। तो ऑफिस यूज़ के लिए जब पैसे बैंक से निकाले जाते हैं तो ये क्या बन जाती है? हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती होती है। तो पैसे अब निकल रहे हैं, बैंक से निकलेंगे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। 30 तारीख को बैंक क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट है 40।
बाय कैश, और कैश हमारा ये कॉन्ट्रा के लिए सी, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ले जी, हमने ये सारी ट्रांजैक्शंस अपनी कैश बुक में दर्ज कर दी। अब हमने इनकी बैलेंसिंग करनी है। ये स्टेज क्या कहलाती होती है? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। हम इनका टोटल करेंगे। डिस्काउंट का ऐसे टोटल दोनों का अलग अलग, 30 और 10 40, 5 और 10 15। इनको हमने बैलेंस नहीं करना। क्यों? ये दोनों अलग चीज़ें। ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ऐसा नहीं करना कि ये 40 इधर लिख के 40 इधर लिख के इसका बैलेंस निकाल दें। ये बैलेंस इनका नहीं निकाला जाएगा। कैश और बैंक का बैलेंस हम निकालेंगे। 600, 400, 1000 बन गया, और 1190 ये बन गया हमारे पास 1190। इधर भी लिख लेंगे 1190। अब इसमें से हम 300 410 रुपया निकाल देंगे। तो 190 से 410 निकाल दें। 9 में से 1 गया 8, और 11 में से 4 गया तो 7। ये 780 इसका बैलेंस आ जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे बैलेंस कैरी डाउन 780। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं इस साइड पे। ये इधर 150 और 300 450 बनता है, ये 1000 है। ये साइड अब बड़ी है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे 1165, 25 और 40 मिलकर 65। तो यहाँ पर आ जाएगा 1165। अब बैलेंस इसका इस साइड पर आएगा, बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ बैलेंस नहीं है, इधर कैश का नहीं है। अब इसमें से हम ये 450 निकाल देंगे। 450 निकालें जी। 1190 में से 450 अगर हम निकाल दें तो वो हमारे पास बन जाएगा 0। 9 में से 5 4, और ये 740 बन गया। अब इन दोनों बैलेंसेस को नेक्स्ट मंथ में हमने ब्रॉड डाउन करके क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो जाएगा। पहले इधर आ जाए, फेब के बाद मार्च आ जाता है। मार्च 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये वाला बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन आ जाएगा। 780 कैश का बैलेंस है, ये 780 इधर आ जाएगा, और जो ये वाला बैलेंस है ये इधर ब्रॉड डाउन आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे मार्च 1 बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बैंक का बैलेंस है 740, इस साइड पे आ जाएगा। तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है अभी भी, इसलिए ये क्रेडिट साइड पे है। कैश का नॉर्मल बैलेंस है, ये डेबिट साइड पे है। तो इस तरीके से हम अपनी 3 कॉलम कैश बुक बनाते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये एक ट्रिकी ट्रांजैक्शन हमारे पास आई, इसको हमने अच्छे से समझ लिया कि जब चेक के वसूल होने के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो, सिर्फ डिपॉजिट के वाले से इंफॉर्मेशन हो, हम ये अज्यूम करते हैं कि जब हमने इसको लास्ट मंथ में रिसीव किया था तो आर्जी तौर पर कैश के कॉलम में लिखा हुआ था। अब हमने कैश के कॉलम से उठा के बैंक के कॉलम में भेज रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बनी, इसको हमने यहाँ पे दर्ज कर दिया। बाकी एज इट इज़ सेम जैसे पहले सीखा था, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं जहाँ पर इशू हुआ।